हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंशियंट इंडियन लेक्चर सीरीज जहाँ पे हमने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। हमारी जो रेफरेंस बुक है वो आर एस शर्मा है, ओल्ड एनसीईआरटी की आर एस शर्मा बुक। ठीक है, सभी को क्लियर है। सो अब सीधा आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है हमारा पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। सो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था, हमने स्टार्ट कर लिया था कि मगध अंपायर बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती हैं। सभी को क्लियर है। तो उसी दौरान नॉर्थ वेस्ट रीजन से, ठीक है, इन्वेजन होता है। क्या क्या होता है? इन्वेजन होता है। ठीक है। किसका इन्वेजन होता है? सबसे पहले इंडिया में इन्वेजन होता है पर्शियंस का। किसका? पर्शियंस का। और पर्शियंस के बाद कौन आते हैं? ग्रीक। ग्रीक आते हैं। कौन आते हैं? ग्रीक आते हैं। और ग्रीक स्टार्टिंग में मेनली किसकी वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसने इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड किया था? वो था नथिंग एल्स बट एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर द ग्रेट। सभी को क्लियर है। सो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट था, पूरी दुनिया पे उसने कब्जा कर लिया था। सो क्या इंडिया में कह सकते हो उन्होंने अपना परचम लहराया था? ऑफ कोर्स लहराया था अपना परचम। सभी को क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो द पर्शियन इन्वेजन की अगर बात करी जाए, सो पर्शियन इन्वेजन जो है होता है अराउंड 5th and 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड। ठीक है, 5th से 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड क्या होता है? पर्शियन इन्वेजन होता है। सो अब ये इन्वेजन होता क्यों है? मतलब दूसरी जगह से लोग एक जगह पर आ रहे हैं और उस पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है। वेस्ट रीजन से वेस्ट रीजन से जो है लोग आ रहे हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पे कब्जा कर ले रहे हैं। सभी को क्लियर है। और वहां पे रूल कर रहे हैं, वहां पे अपने बंदे छोड़ रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे रूल करिए, अपने गवर्नर्स को छोड़ दे रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, बाहर के लोगों को, बाहर के जो रूलर्स थे उनको। ठीक है। सो जो इंडिया है उसकी वेल्थ, ठीक है, और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की, और जो बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इंडिया इंडिया के पास, ठीक है, वो काफी ज्यादा कह सकते हो अट्रैक्टिव थे बाहर के रूलर्स के लिए। यानी मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा एक रिच कंट्री माना जाता था। मतलब ये जो पूरा रीजन है, ये जो इंडिया का रीजन है, इसको बहुत ज्यादा रिच माना जाता था। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जो वेस्ट वेस्ट रीजन था वहां पे ऐसा ऐसा माना जाता था कि जो इंडिया है, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेल्दी रीजन है। ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को क्लियर है। सो इट्स डिफरेंट रीजंस की वजह से ऑफ कोर्स, मतलब अगर कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई चीज अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब कोई फायदा ही नहीं है किसी को, कोई रूलर यहाँ पर आ रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा, ना फिर ना ही कोई मिनरल मिल रहा, ना ही कुछ फायदा हो रहा है, तो ऑफकोर्स कोई नहीं आएगा। सो डेफिनेटली जो इंडिया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, पूरा पूरा सब कॉन्टिनेंट बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज से भरा हुआ था। और उसी की वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए। पहले पर्शियंस अट्रैक्ट हुए। कौन अट्रैक्ट हुए पहले? पर्शियंस अट्रैक्ट हुए। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं ये लोग। और फिर ग्रीक्स 4th सेंचुरी बीसी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इंडिया को इन्वेड करते हैं। सभी को क्लियर है। पूरा ये कह सकते हो रूल नहीं करते हैं, पूरा इंडिया पे ये कब्जा नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन देखेंगे क्यों। लेकिन इतना देख लीजिए कि ये ऑफकोर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इवन जो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये जो इंडस वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में भी इंक्लूडेड है। सभी को क्लियर है। सो ये इस पे ये लोग क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा इन्वेजन कर देते हैं। सभी को क्लियर है। और ये जो जितने भी इन्वेजन थे, ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं थे। ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं थे। नहीं कि ऐसा नहीं था कि यहाँ पे आए, युद्ध छेड़ा और कह सकते हो कि यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, ऐसा नहीं था। ये पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए यहाँ पर। ये जो जितने भी इन्वेजन हुए, पहले पर्शियन इन्वेजन हुआ, फिर हुआ ग्रीक इन्वेजन, ये क्या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए। फिर साथ में जब ये यहाँ पे सेटल हुए, यहाँ पे जो रूलर्स थे जब वो सेटल हुए, जहाँ ये गवर्नर्स को अपने छोड़ के गए, पर्शियंस अपने जब गवर्नर को छोड़ के गए, जब ग्रीक्स अपने गवर्नर्स को छोड़ के जाते हैं, तो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हुआ ग्रीक्स की वजह से, पर्शियंस की वजह से इंडिया में। और वो देखेंगे में हम आगे। और साथ में ट्रेड रिलेशंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए, ट्रेड रिलेशंस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए। सभी को क्लियर है। अब बात करी जाए पर्शियन इन्वेजन की, अगर मैं बात करूं, तो पर्शिया जो है बेसिकली जो ईरान वाला रीजन है, जो ईरान वाला रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा एक पर्शियन अंपायर बनता है। ठीक है, 5th 6th सेंचुरी के अराउंड। सभी को क्लियर है। और ये जो है कहाँ की तरफ बढ़ता है? एक तो वेस्ट की तरफ बढ़ता है, दूसरा ईस्ट की तरफ बढ़ता है। तो ईरान से अगर आप ईस्ट जाओगे तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स इंडिया आएगा। सभी को क्लियर है। सो ये एक्सपेंड करते गए, पहले अफगानिस्तान वाले रीजन में, फिर पाकिस्तान वाले रीजन में। उस टाइम ऑफ कोर्स नहीं एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान अफगानिस्तान, बट आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है।
सो शाउट आउट टू 99 नोट्स जहाँ से मैंने ये आपको इमेज निकाल के दी है। सभी को क्लियर है? सो ये डिफरेंट डिफरेंट महाजनपद हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे आपको सबको याद होने चाहिए। फिर मैंने बताया था कि किस तरह से ये जो महाजनपद था, जो मगध वाला महाजनपद था, वो एक पूरे के पूरे किस में चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है आगे जाके, एक पूरा का पूरा अंपायर बन जाता है जहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज रूल करती हैं। सभी को क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं सीधा। तो ये देखो मैंने बताया था पर्शियन अंपायर, यहाँ पे इमेज अटैच हो रखी है। ठीक है। पर्शियन अंपायर को अकेमेनिद अंपायर भी कहते थे, अकेमेनिद अंपायर भी कहते थे, जो कि 500 बीसी या फिर 6 सेंचुरी बीसी के अराउंड कह सकते हो ये एग्जिस्ट करता था। अब अकेमेनिद अंपायर या फिर जो पर्शियन अंपायर है, उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट। ठीक है, क्लियर है? ये इसने कब से कब तक रूल करा? इसने रूल करा 558 से लेकर 530 बीसी तक। ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स था उस जमाने का। ठीक है। और इसने बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर क्रिएट करा था, जो कि कह सकते हो ईरान, ईरान तो मतलब वहां से तो ऑफकोर्स ये क्रिएट ही हुआ था। ठीक है, क्लियर है? सेंट्रल एशिया को कवर करता था, मेसोपोटामिया को कवर करता था, इवन जो एशिया माइनर है, एशिया माइनर बात करी जाती है, मॉडर्न डे टर्की है, उसको एशिया माइनर कहा जाता था। ठीक है। वहां पे भी इसने अपना रूल क्रिएट कर दिया था। ठीक है, क्लियर है? लेकिन जो मेन एक्सपेंशन होता है इंडिया में, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जो मेन एक्सपेंशन है वो कौन करता है? डेरियस द वन। ठीक है, या फिर डेरियस वन। सभी को क्लियर है? सो डेरियस वन जो नेक्स्ट रूलर आता है, जो उसका सक्सेसर होता है, साइरस का जो सक्सेसर है डेरियस वन, ठीक है, वो रूल करता है और वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेजन करता है। कहाँ पे करता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेजन करता है। सभी को क्लियर है? सो मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लगा रखी है, ये रही। ठीक है, क्लियर है? सो देखो डेरियस वन यहाँ तक कह सकते हो रूल, यहाँ यहाँ तक रूल करता है। सभी को क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने इमेज लगा रखी है, ये साइरस द ग्रेट की ही लगाई रखी है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच एम्पायर? अकेमेनिद एम्पायर या फिर द पर्शियन एम्पायर। सभी को क्लियर है? तो ये लोग इन्वेड करते हैं इंडिया को और अपना रूल वहां पे कायम करते हैं। सभी को क्लियर है? अब बात की जाए पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो पर्शियन रूलर था जिसने कोशिश करी थी एक्सपेंशन की इंडिया में, ठीक है, वो कौन था? वो था साइरस दी ग्रेट। ठीक है, साइरस दी ग्रेट। अराउंड 530 बीसी के अराउंड इन्होंने कोशिश करी कि भाई इंडिया का जो मतलब इंडिया में आगे जाके इन्वेड करा जाए और कब्जा करा जाए और वहां पे अपना रूल स्थापित करा जाए। सभी को क्लियर है? सो इन्होंने बहुत सारे एरियाज पे कब्जा करा, जैसे फॉर एग्जांपल गंधार, जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाई करता है। ठीक है, वहां पे इन्होंने कॉन्क्वर करा, उस एरिया पे कब्जा करा। सभी को क्लियर है? लेकिन मैंने आपको बताया था डेरियस द वन जो है, उसने फुल फ्लेजेड इन्वेजन करा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। उसने क्या करा था? फुल फ्लेजेड इन्वेजन करा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, क्लियर है? तो इसने डेरियस वन ने कहाँ कहाँ कब्जा करा? सिंध पे कब्जा करा, पंजाब रीजन में कब्जा करा, गंधार में कब्जा करा। सभी को क्लियर है? और ये सारे इंक्लूड करके किसमें इंक्लूड कर दिए इन्होंने? अकेमेनिद अंपायर में। किसमें? अकेमेनिद अंपायर में। सभी को क्लियर है? सो ये जो पर्शियन थे, ये जो पर्शियंस थे, इसमें जो है ना सत्रपी सिस्टम होता था। क्या सिस्टम होता था एडमिनिस्ट्रेशन का? सत्रपी सिस्टम। इन्होंने क्या करा था? अपने पूरे अंपायर को, ये यहाँ पे दिखाते हैं, अपने पूरे अंपायर को, यहाँ देख रहे हो अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है, अपने पूरे अंपायर को अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ था, अलग अलग रीजन में बांटा हुआ था। और हर अलग अलग रीजन को एक कौन रूल करता था? हर अलग अलग रीजन को एक गवर्नर रूल रूल करता था। कौन रूल करता था? हर रीजन को, या फिर जैसे कह सकते हो स्टेट होते हैं ना, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसी तरह से जो पर्शियन एम्पायर था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या थे? प्रोविंसेस थे। क्या थे? प्रोविंसेस थे। और जिसके ऊपर कौन रूल करता था? उसके ऊपर रूल करता था सत्रप। कौन रूल करता था? सत्रप। सभी को क्लियर है? स्पेलिंग मैं दोबारा दोबारा से लिख रहा हूँ, SATRAPY। ठीक है, ये तो सत्रप ही हो गया। उसमें कौन रूल करता था? एक गवर्नर रूल करता था एक छोटे छोटे रीजन्स को या प्रोविंसेस को। सभी को क्लियर है? तो जो इंडिया का जो इन्होंने एनेक्स कर दिया था, जिस पार्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, उसको इन्होंने बताया, बना दिया था 20th सत्रपी। 20th सत्रपी। सभी को क्लियर है? सत्रपी क्या है? एक ऐसा रीजन जिसको कौन रूल कर रहा है? उसको गवर्नर रूल कर रहा है। कौन रूल कर रहा है? गवर्नर रूल कर रहा है, जिसको क्या बुलाते थे पर्शियन एम्पायर में? सत्रप बुलाते थे। सभी को क्लियर है? सो अगर बात करी जाए, ये जो सत्रपी सिस्टम है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था? ये पर्शियन पर्शियन लोग ही लेकर आए थे सत्रपी सिस्टम का। सभी को क्लियर है? सो जो इंडिया में जो इन्होंने कब्जा, जिस नॉर्थ वेस्ट रीजन में इन्होंने कब्जा करा, उसको इन्होंने 20th सत्रपी बुलाया। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आई गेस 28 सत्रपी थी, 28 सत्रपी थी। सभी को क्लियर है? और 28 सत्रपी में से जो इंडिया का जो इन्होंने एनेक्स पार्ट था, वो क्या था? 20th सत्रपी था। सभी को क्लियर है?
और कहा जाता है कि ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, मतलब जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था, जो सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट मिलता था पर्शियन किंग को, ठीक है, वो इस इंडिया का जो कह सकते हो पार्ट है जो कि इनके कब्जे में था, वहां से आता था। तो समझ रहे हो, इस वजह से ही काफी ज्यादा इंडिया फेमस हो चुका था। ठीक है, जो इंडिया का पूरा रीजन है, जो डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टेट्स है, ये सारे इसलिए फेमस हो गए थे कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा है। मतलब पर्शियन लोगों ने कुछ एरिया ही कब्जाया, और उसमें भी हाईएस्ट पेइंग ट्रिब्यूट कह सकते हो इस रीजन ने ही पे करा। सभी को क्लियर है? सो सत्रपी सिस्टम याद रख लेना प्लीज। ठीक है, सत्रपी सिस्टम में मैंने बताया था आपको कौन रूल करता है, गवर्नर रूल करता है। ठीक है, कौन रूल करता है? गवर्नर। गवर्नर को क्या बुलाते हैं? सत्रप। सत्रप। सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। फिर आगे बढ़ते हैं। सो पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। अब भाई ये लोग अपना रूल लेकर आए, नॉर्थ वेस्ट रीजन में इन्होंने कब्जा कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस रहा होगा। सभी को क्लियर है? तो अराउंड इन्होंने 200 साल राज करा। अराउंड इन्होंने कितने साल राज करा? 200 साल राज करा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 516 बीसी से लेकर 326 बीसी तक। ठीक है, मोस्टली ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही थे, इसलिए मैंने अभी आप तो अभी अभी तक आपको नहीं पढ़ाया था। मोस्टली ये कहाँ थे? नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही थे। ठीक है, लेकिन स्टिल इनका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस रहा होगा। लेट्स सी व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्शियन एम्पायर। ठीक है, जो कि इंडिया में इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये सत्रपी सिस्टम लेकर आए, यानी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक बहुत बड़े एम्पायर को डिफरेंट प्रोविंस में डिवाइड कर देना, डिफरेंट प्रोविंस में डिवाइड कर देना। ठीक है, और उस प्रोविंस को कौन गवर्न करता था, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था उस प्रोविंस की? सत्रप। कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था? सत्रप। ठीक है, और सत्रप मतलब गवर्नर। सभी लोग क्लियर है? ये मैंने आपको बता ही दिया था प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, और ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, कि भाई एरिया को डिवाइड कर दो, बहुत बड़ा अगर एरिया उसको डिवाइड कर दो प्रोविंसेस में, और वहां पे गवर्नर्स बैठा दो, ये आगे किसने यूज करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करा। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाया मगध अंपायर का, या फिर कह सकते हो जो मौर्यन मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, तब जब हम देखेंगे उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वहां पे गवर्नर्स रूल करते थे। तो ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं इसका ये यहाँ से इन्फ्लुएंस लिया होगा इन लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लिया होगा। फिर बात करी जाए कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस की, बात करी जाए, सो पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर और जो कॉइनेज थी, ठीक है, उसने काफी इन्फ्लुएंस करा इंडियन कल्चर को, उसने काफी इन्फ्लुएंस करा इंडियन इंडियन कल्चर को। सभी को क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है, खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज होती थी। स्क्रिप्ट सभी को पता है क्या होता है? किसी भी भाषा के लिखने के तरीकों को स्क्रिप्ट कहते हैं। सभी को क्लियर है? सो जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे एंशियंट इंडिया में कहाँ पे यूज होती थी? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज होती थी। वो किस भाषा से, किस कह सकते हो लैंग्वेज से निकाली गई थी? वो अरेमेक लैंग्वेज से ली गई थी। सभी को क्लियर है? उसको लिखने का तरीका कहाँ से लिया गया था? अरेमेक लैंग्वेज से लिया गया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी पर्शिया की। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी पर्शिया की। कौन सी लैंग्वेज? इस लैंग्वेज का नाम क्या था? अरेमेक। सभी को क्लियर है? और इसी से इंस्पिरेशन लेके क्या बनी हमारी खारोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, सभी को क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना। फिर बात करी जाए आर्ट एंड कल्चर का, देखने की किस तरह से जो पर्शियन आर्ट एंड कल्चर है उसका इंडियन कल्चर पे किस तरह से उसका इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे पर्सपोलिस एक जगह है, ठीक है, क्लियर है? तो पर्सपोलिस एक जगह है जहाँ पे कह सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स देखे गए हैं। क्या है? कॉलम्स हैं। आप नेट पे सर्च करिएगा करिएगा तो वहां पे आपको कॉलम्स दिखेंगे बहुत सारे। और इसी तरह से जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है, जब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, तो जो अशोका दी जो ग्रेट एम्परर रहे हैं, अशोका दी ग्रेट जो एम्परर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, उन्होंने भी बहुत सारे पिलर्स बनाए थे। क्या बनाए थे? पिलर्स बनाए थे। सभी को क्लियर है? जहाँ पे टॉप पे कह सकते हो एनिमल का कह सकते हो स्ट्रक्चर होता था, फिर नीचे कह सकते हो इन्वर्टेड ये कह सकते हो बेल शेप का स्ट्रक्चर रहता था। तो और देखा जाए ऊपर और नीचे में ज्यादा ये मतलब जो ये वाला पार्ट है जो कि ये अशोकन पिलर्स से लिया गया है। सभी को क्लियर है? और जो ये वाला पार्ट है जो कि पर्सपोलिस एक जगह है जहाँ पे ये पूरा का पूरा एक मॉन्यूमेंट सा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इंस्पिरेशन आपको दिख रहा होगा। तो पहले अगर ये आया था, पर्शियंस ने पहले ये बनाया था, फिर अशोका ने ये बाद में बनवाया, तो ऑफ कोर्स ये जो इन्फ्लुएंस है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया होगा? ये लिया गया होगा ऑफ कोर्स पर्शिया से। सभी को क्लियर है? सो यहाँ पे इन्फ्लुएंस देख लो किस तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस की बात करी जाए, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस, सो जो पर्शियन कॉन्क्वेस्ट था, जब पर्शिया ने कॉन्क्वेस्ट करा, क्या कह सकते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडिया के पार्ट्स को, ठीक है, क्लियर है, तो एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क से जुड़ गया। आप सोचो इतना बड़ा एम्पायर था, देख लो आप कितना बड़ा एम्पायर है। तो अब जो इंडिया है, जो इंडिया का जो ये लेयर पूरा रीजन है, अब इंडिया भी पूरे के पूरे ट्रेड रूट से जुड़ गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। सभी लोग क्लियर है? सो जिसकी वजह से इंडिया जो है अब जुड़ चुका था किससे? मेसोपोटामिया से, ठीक है, इजिप्ट से, ग्रीस से, ठीक है। आप लोगों ने 300 मूवी देखी होगी, 300 मूवी में ये जो कह सकते हो एक बहुत बहुत ही बड़ी हाइट का ये दिखाते हैं, ठीक है। ये जो किंग होता है ये कौन था? जर्जिस था, जर्जिस था, ठीक है, ऐसे आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है, क्लियर है। ये जो जर्जिस था, ठीक है, क्लियर है, इसने इन्वेड करा था ग्रीस को। इसने क्या, किसको इन्वेड करा था? ग्रीड को इन्वेड करा था, सॉरी, ग्रीस को इन्वेड करा था, ठीक है, क्लियर है। और ये कौन था? पर्शियन रूलर था। क्या था? पर्शियन रूलर था। ये एट द एंड ये फेल हो गया था। मूवी देखी, अगर मूवी अगर आपने देखी होगी, एट द एंड ये फेल हो गया था। लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे, इसकी रिक्रूट इस इन्होंने क्या है, इंडियन सोल्जर्स को यूज करा था अपनी पर्शियन आर्मी में, ठीक है। किसको यूज करा था? इंडियन सोल्जर्स को इन्होंने यूज करा था, ठीक है। सभी को क्लियर है? तो किस तरह से देख रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, इवन इंडियन सोल्जर्स को यूज करा इन्होंने, ठीक है। कहाँ पे? जब इन्होंने, जो पर्शियन रूलर है जर्जिस, ठीक है, इसने इन्वेड करा ग्रीस को 480 बीसीई में। सभी को क्लियर है? सो अब बात करी जाए डिक्लाइन ऑफ पर्शियन रूलर इन इंडिया की अगर बात करी जाए, सो बाय 330 बीसी के अराउंड, 330 बीसीई के अराउंड, जो पर्शियन अंपायर है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, ठीक है, क्लियर है। और बाद में अलेक्जेंडर द जो ग्रेट है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इन्वेड कर लेते हैं पर्शिया को, ठीक है, और वो पूरा का पूरा डिक्लाइन हो जाता है पर्शियन रूल का। सभी को क्लियर है? फिर जैसे ही डिफीट होती है डेरियस थ्री की, जो लास्ट एकेमेनिड रूलर था, ठीक है, अलेक्जेंडर जो है पर्शियन टेरिटरीज पे कब्जा कर लेते हैं। और पर्शियन टेरिटरीज कहाँ तक थी? नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक थी। तो ऑफ कोर्स ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। सभी को क्लियर है? सो तो डिक्लाइन हो जाता है। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे पर्शियन रूल में, ठीक है, क्या थे पर्शियन एम्पायर में, क्या थे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। फिर बाद में आ जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि इन्वेड करता है पर्शिया को, ठीक है। वो हरा देते हैं, मतलब किसको हरा देता है? ये डिफीट कर देता है डेरियस थ्री, जो कि एकमेनिड एम्पायर का लास्ट रूलर था, ठीक है, क्लियर है। फिर ये बाद में पर्शियन टेरिटरीज को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और आगे जाके जो अलेक्जेंडर है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे भी अपना कब्जा जमा लेता है। सभी को क्लियर है? सो अब इससे क्या है, जो पर्शियन डोमिनेंस थी इंडिया में वो अब एंड हो चुकी है, ठीक है। और अब कौन आ जाता है इंडिया में इन्वेड करके? अब आ जाते हैं ग्रीक्स। सभी को क्लियर है? अब कौन आ जाते हैं इंडिया में? ग्रीक्स। तो ग्रीक्स का इन्वेजन जो है इंडिया में बहुत बार हुआ है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट टाइम जो ग्रीक इन्वेजन हुआ था, फर्स्ट टाइम जो ग्रीक इन्वेजन हुआ था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ही करा था। सबको समझ आ रहा है? सो ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया, इसको मैसिडोनियन इन्वेजन भी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? मैसिडोनियन इन्वेजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सबको समझ आ रहा है? सो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से पर्शियंस आते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे कब्जा करते हैं, और वो उनका रिचेस्ट प्रोविंस बन जाता है। जो इंडिया का जो इन्होंने कब्जा करा हुआ पार्ट होता है वो रिचेस्ट प्रोविंस बन जाता है। 20th सत्रपी उसे वो कह सकते हो अलॉट करते हैं। सबको समझ आ गया? ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। अब जब जैसे ही पर्शियन अंपायर का डिक्लाइन होता है, जैसे ही पर्शियन अंपायर का डिक्लाइन होता है, तो फिर कौन आ जाता है, मतलब, और फिर साथ में जो डेरियस थ्री रूलर था, उसको अलेक्जेंडर हरा देता है। और फिर आगे जाके वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कब्जा कर लेता है। तो अब क्या है, ग्रीक इन्वेजन हो चुका है, या फिर मैसिडोनियन इन्वेजन हो चुका है इंडिया में। अब मैसिडोनियन इन्वेजन क्यों कहते हैं? जो मैसिडोनिया है वो बेसिकली एक रीजन था ग्रीस का ही। सबको समझ आ रहा है? जो कि कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ग्रीस कंट्री। सबको समझ आ रहा है? मैंने कहीं पे आपको अटैच भी करी होगी। सभी को क्लियर है? तो ये रहा आपका मैसिडोनिया। सभी को क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये पुराना मैप है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा का पूरा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, उसका पूरा का पूरा अंपायर। देखो कितना बड़ा अंपायर था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंडिया तक था। देख रहे हो सब लोग? सो इतना बड़ा अंपायर था। अब यहाँ पे से ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो यहाँ पे बेसिकली उसका जन्म हुआ था मैसिडोनिया में। सो वो मैसिडोनिया को बिलोंग करता था, जो कि ग्रीस का ही एक पार्ट था। सबको समझ आ गया? एक से ठीक है। सो जो ग्रीक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया है वो बिफोर कॉमन एरा में होता है, ठीक है, क्लियर है।
जिसकी वजह से एक रिच ट्रेड फ्लरिश करता है इंडिया और ग्रीस के बीच में, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कह सकते हो सिल्क, स्पाइसेस और गोल्ड का ट्रेड होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में भी कि जो ग्रीक्स हैं वो काफी, उन्होंने काफी टाइम कह सकते हो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने इन्वेड करा है इंडिया को, लेकिन सबसे पहला जो कॉन्क्वेस्ट, सबसे पहला पहली बार जो इन्वेजन हुआ था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेड करा था इंडिया को, सभी को क्लियर है। और ये कौन से साल के अराउंड इसने इन्वेड करा था, इसने करा था 327 या फिर 327 से लेकर 326 बीसीई, सभी को क्लियर है। 327 से लेकर 326 बीसीई तक इसने इसका इन्वेजन था। फिर ये वापस लूट, मतलब वापस ये लौट जाता है, उसका रीजन भी देखेंगे क्यों वापस लौट जाता है, ठीक है, क्लियर है। सो बात करते हैं आगे। सो अलेक्जेंडर जो है, ठीक है, ये अपने ग्रीक ट्रूप्स को कहाँ छोड़ जाता है, तक्षशिला में छोड़ जाता है। कहाँ पे छोड़ जाता है, जब ये कब्जा कर लेता है इंडिया में, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो ग्रीक ट्रूप्स को ये कहाँ छोड़ जाता है, तक्षशिला में छोड़ जाता है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लाया करता है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इस रीजन को गवर्न करा 316 बीसीई तक, सभी को क्लियर है। फिर बाद में जाके सेलिकुस वन निकेटर जो है, ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर का एक जनरल था, क्या था, अलेक्जेंडर का जनरल था, ठीक है, वो इन्वेड करता है कुछ और रीजन्स पाकिस्तान और पंजाब रीजन के, ठीक है, क्लियर है, और अराउंड 304 बीसीई में, और फिर एक सेल्यूसिड डायनेस्टी फॉर्म करता है वो। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप, तो सिंपल चीज है। मैंने आपको बताया कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ठीक है, जिसको सिकंदर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, क्लियर है, वो इन्वेड करता है इंडिया को अराउंड कितना, अराउंड 327 बीसीई में, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसको इन्वेड करता है वो, सभी को क्लियर है। तो जैसे ही उसका इन्वेजन करता है, फिर बाद में वो अपने गवर्नर छोड़ के चले जाता है, अपने जनरल को छोड़ के चले जाता है, जो कि आगे जाके रूल करते हैं। तो वन ऑफ दी जो जनरल था, वन ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट जनरल था वो कौन था, सेल्यूकस वन निकेटर, सबको समझ आ रहा है, सेल्यूकस वन निकेटर, ये प्लीज नाम याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो वन ऑफ दी जनरल कौन था, सेल्यूकस वन निकेटर, जो कि बाद में इन्वेड करता है पाकिस्तान और पंजाब वाला रीजन 304 बीसीई में, और फाउंड करता है क्या, सेल्यूसिड डायनेस्टी, सभी को क्लियर है। फिर से, अब फिर क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे कि जो ग्रीक का जो एरिया है, जो ग्रीक के कब्जा हुआ एरिया है, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य और जो बाकी मौर्यन रूलर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा इसको, जो ग्रीक वाला जो रीजन है, या फिर जो इन्होंने कब्जा करा हुआ था, इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर खुद अपना कब्जा कर देते हैं उस रीजन पे। सबको समझ आ रहा है, आगे जितने रूलर्स हैं वो लोग ये जो ग्रीक्स हैं इनको हटा हटा देते हैं, या फिर कह सकते हो इस रीजन पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन फिर से जो है ग्रीक्स आते हैं 180 बीसी से लेकर 10 सेंचुरी सी तक, सबको समझ आ रहा है। तो और ये जो ग्रीक अंपायर है फिर से एक्सपेंड हो जाता है, और ये किसका पार्ट होता है, ग्रेको बैक्ट्रियन डायनेस्टी का, ठीक है, ये पढ़ना है आगे। अभी इसमें कंफ्यूज मत हो, ये वाला पॉइंट अभी भूल जाओ फिलहाल। बस अभी इतना याद रखना है, अलेक्जेंडर का एक जनरल था, ठीक है, सेल्यूकस वन निकेटर, ये कह सकते हो रूल करता है नॉर्थ वेस्ट रीजन पे, कहाँ किस रीजन पे रूल करता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन पे, ठीक है, इंडिया के, सबको समझ आ गया। फिर बैकग्राउंड की बात अगर अगर करी जाए, अलेक्जेंडर द ग्रेट की बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए, सो अलेक्जेंडर थ्री, ठीक है, ये मैसिडोनिया में कह सकते हो इनका जन्म हुआ था, 356 बीसी से लेकर 323 बीसी तक कह सकते हो इनका पूरा कार्यकाल रहा, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता था, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर रहा है पूरी हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा फेमस है पूरी हिस्ट्री में, सभी को क्लियर, काफी मूवीज भी बनी है इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर है। इसने जो है अकमेनिद एम्पायर, जो मैंने पर्शियन एम्पायर पहले पढ़ाया था, उस पे पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है, क्लियर है। इसने एक्सपेंड कर दिया था जो ग्रीस रूल है, जो रूल ऑफ ग्रीस है, फ्रॉम ग्रीस टू इजिप्ट, पर्शिया और इंडिया तक इसने अपना पूरा परचम लहराया था। मैंने आपको दिखा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक इसने रूल करा था, ये देखो यहाँ से लेकर पूरा इंडिया तक, सबको समझ आ रहा है। तो इतना बड़ा इसने पूरा अपना एक एम्पायर क्रिएट कर दिया था, ठीक है। सो जो इसका ये इन्वेजन करता है इंडिया का अराउंड 326 बीसीई में, ठीक है, ये इसका कह सकते हो एक सपना था पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, ठीक है। उसमें से एक ये भी इसका सपना था कि जो इंडियन इंडियन वाला पार्ट है, जो इंडिया वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस था एक्चुअली, इंडिया की बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। फिर इसने कभी भी बताते हैं कि इसने कभी भी समुद्र नहीं देखा होता, ठीक है, तो इसको लगता था कि वहाँ पे कह सकते हो पूरा समुद्र है, दुनिया एंड होती है ईस्ट वाली साइड में, तो इसको ये भी देखना था, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी था, इसलिए ये इंडिया का इन्वेजन करता है। और फिर एक दूसरा एक ये भी था कि इसको पूरी दुनिया पे कब्जा करना था। सो दिस वाज आल्सो द रीज़न कि उसने इंडिया में इन्वेड करा। और फिर ऊपर से जो इंडिया है, मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा रिच था, वेल्दी नेशन था, ठीक है, जो कि और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स को इन्वेड करने के लिए। आगे भी देखोगे बहुत सारे इन्वेजन्स होते हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आते हैं,
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही सारे मतलब ज्यादातर लोग जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे जाके देखेंगे जो मुगल्स हैं, ठीक है, वो भी कह सकते हो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से डिफरेंट ट्राइब्स आती हैं। ठीक है, और फिर आगे जाके ब्रिटिशर्स देखेंगे, वो खैर नॉर्थ वेस्ट रीजन से नहीं आते, वो सीधा आते हैं सी रूट्स के जरिए आते हैं। सो इंडिया के इन्वेजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है। सो बैकग्राउंड ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इतना बड़ा पूरा का पूरा एम्पायर इसने क्रिएट कर दिया था। और ये देखो इंडिया में देखो नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखो इंडस नदी तक इसने कवर कर दी थी। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो झेलम रिवर थी उसको क्या बुलाते थे ये लोग? हेडिस्पस बुलाते थे। हिडिस्पस बोलेंगे, हाइडिस्पस बोलेंगे। ठीक है, आप उसके हिसाब से देख लेना, बट स्पेलिंग चेक कर देना क्या है। ठीक है, और बैटल ऑफ हिडिस्पस भी पढ़नी है हमें आगे इस वाले लेक्चर में ही। ठीक है, लेट्स सी आगे। सो कंडीशन ऑफ इंडिया, जब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेड करता है इंडिया को, तो उस टाइम इंडिया की कंडीशन क्या होती है? सो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होते हैं? छोटे 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 बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, जैसे गंधार, कंबोज, ठीक है, मद्र। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो जितने भी कह सकते हो ये जितने भी किंगडम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल तक्षशिला, फिर ऊपर से पोरस भी एक जगह को रूल करता था। जो जैसे जो झेलम नदी वाला पार्ट है, जिसको हिडिस्पस रिवर कहते थे, वहां पे पोरस रूल करता था। इसी तरह से एक फेमस किंग था अम्भी। कौन था? अम्भी। वो किस पर वो कहाँ रूल करता था? वो तक्षशिला में रूल करता था। तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे या फिर किंगडम्स थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सबको समझ आ रहा है? तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, ये लोग आपस में ही कांस्टेंट फाइटिंग होती थी, और ये लोग यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए, ये लोग यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए। अब ऑफ कोर्स अगर यूनिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई पावरफुल आर्मी आ जाए, अगर कोई पावरफुल आर्मी आ जाए, तो ये लोगों ने इन लोगों ने या तो घुटने टेक दिए, या फिर अगर ये लड़े भी तो इनको बहुत बुरी तरह से हराया गया। सिर्फ पोरस को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखा जाता है, क्योंकि पोरस ने काफी अच्छी बैटल लड़ी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट से। ठीक है, क्लियर है। जिसकी वजह से कहा जाता है, जो पोरस है, जिसकी वजह से पोरस को कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसने क्या, जो उसका जो पूरा किंगडम था उसको वापस कर दिया था, और अपना एक तरह से गवर्नर बना दिया था। तो उसने बोला कि भाई आपने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा है, ठीक है, आपकी जो ब्रेवरी है उसको सलाम, आप ऐसा करिए, अपने किंगडम को रूल करिए, लेकिन मेरा गवर्नर बन के रहिए। ठीक है, क्लियर है। और इसकी वजह से क्या है, ये जो पोरस है काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। सबको समझ आ रहा है? इसके ऊपर एक हिंदी आई गेस सीरियल भी है, आप लोगों ने आई गेस देखा हो या नहीं देखा हो, पुराना अब तो नहीं आता है, पहले आता था। ठीक है, क्लियर है। सो द लैक ऑफ यूनिफाइड पावरफुल किंगडम, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? फैसिलिटेटेड अलेक्जेंडर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रीजन। तो बहुत ज्यादा आसान हुआ अलेक्जेंडर के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे आके कब्जा करना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे किंगडम थे, फिर वो ऊपर से आपस में लड़ रहे थे, तो यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी ना होने की वजह से इन सब पे कब्जा हो गया, नॉर्थ वेस्ट रीजन पे कब्जा कर लेता है कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। सबको समझ आ गया होगा आई होप सो। तो क्या क्या कौन कौन से किंगडम थे? गंधार, कंबोज, मद्र, फिर तक्षशिला, और जो पोरस वाला एक किंगडम था, ठीक है, जो कि झेलम रीजन के पास था, और झेलम को क्या बुलाते थे? हेडिस्पस रिवर बुलाते थे। सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बात करी जाए, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करी जाए। सो मैंने बताया था अम्भी, अम्भी जो था उसका एक किंगडम था, ठीक है, किंगडम ऑफ तक्षशिला, जो कि झेलम और इंडस रिवर के बीच में था, जो कि झेलम और इंडस रिवर के बीच में था। सबको समझ आ रहा है? और फिर इसका सबसे बड़ा जो एनिमी था वो कौन था? पोरस था। ठीक है, पोरस किंगडम की बात करी जाए, फिर पोरस करके भी एक रूलर था, मैंने बताया जस्ट आपको। ठीक है, ये झेलम और चेनाब के बीच में जो रीजन है, वहां ये पोरस रूल करता था। झेलम और चेनाब के बीच में वहां पे पोरस रूल करता था। इसकी बहुत स्ट्रांग आर्मी थी, जो कि बहुत अच्छी तरह से लड़ती है अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, लेकिन वही है, वो हार जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर उसको किंगडम अपना वापस लौटा देता है। ठीक है, हिंदी सीरियल में तो ऐसा भी कुछ दिखाया है कि भाई वो राखी बांधती है अलेक्जेंडर की बीवी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो छोड़िए, जो जैसी भी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, जो फिर बात करी जाए मगधन एम्पायर की बात करी जाए। ठीक है, अब सेम टाइम पे मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन में मैंने आपको बताया है, तक्षशिला था, ठीक है, फिर पोरस का भी एक किंगडम था, फिर गंधार वंदार, ये सारी चीजें थी। सबको समझ आ रहे हैं? लेकिन जो ईस्ट वाला रीजन है, ईस्ट वाला रीजन है, वहां पे कौन सा अंपायर था? मैंने आपको पढ़ाया था, मगध अंपायर था वहां पे। सबको समझ आ रहा है? वहां पे कौन सा अंपायर था? मगध एम्पायर था। और मगध पे उस टाइम, जब एलेक्जेंडर का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, मगध पे उस टाइम कौन रूल कर रहा था? मगध एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी? नंदाज रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे? नंदाज रूल कर रहे थे। धनानंद, या फिर धनानंद,
ठीक है, धनानंद, ठीक है। वो किंग था जो कि नंदा डायनेस्टी को बिलोंग करता था और रूल कर रहा था कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में। कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में, या फिर मगध एम्पायर में रूल कर रहा था। सबको समझ आ रहा है? और ये कब की बात है, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था इंडिया को। सबको समझ आ रहा है? अब इसके पास बताते हैं कि काफी बड़ी आर्मी थी, काफी बड़ी आर्मी थी। 2 लाख फुट सोल्जर्स, 2 लाख फुट सोल्जर्स, ठीक है। 60,000 हॉर्सेज, 1,000 से 6,000 एलिफेंट्स, ठीक है। 2,004 हॉर्स ड्रॉन चेरियट्स थे इसके पास। सबको समझ आ रहा है? और इसकी कैपिटल सिटी क्या थी, पाटलिपुत्र। सबको समझ आ गया, जो कि मॉडर्न डे पटना की बात होती है। पाटलिपुत्र जो है वो मॉडर्न डे पटना के साथ ही अलाइन करता है। सबको आई होप समझ आ गया होगा। सो मगध एम्पायर उस टाइम था। पॉलिटिकल कंडीशन बता रहे हैं हम इंडिया की, जिस टाइम अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था। तो कौन सा मगधन एम्पायर था, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी थी मगध एम्पायर में उस टाइम? उस टाइम थी नंदा, कह सकते हो, डायनेस्टी रूल कर रही थी। और जो किंग था उसका नाम क्या था, धनानंद, जो कि लास्ट रूलर था, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और बताते हैं उसकी इतनी बड़ी आर्मी थी। सबको समझ आ गया? सोशल कंडीशन की बात करी जाए तो सोशल कंडीशन बहुत सिंपल लाइफ थी लोगों की। चोरी चकारी जो है, रॉबरी वॉबरी बहुत ज्यादा, कह सकते हो, अनकॉमन थी। ठीक है, क्लियर है? और जो जैसे, लेकिन कस्टम ऑफ सती हो गया, पॉलीगैमी हो गया, स्लेवरी हो गया, बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थे उस टाइम जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इंडिया में। ठीक है। लेकिन जो इंडियंस हैं वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते हैं इस दौरान, फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई दी है और आगे भी पढ़ाएंगे ही। सभी को क्लियर है? फिर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करी जाए, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वेरियस क्राफ्ट जो है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लोग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे, ट्रेड भी प्रैक्टिस करते थे, और अलग अलग क्राफ्ट्स भी प्रैक्टिस करा करते थे लोग। ठीक है, ट्रेड अच्छा खासा डेवलप हो चुका था। ठीक है। जो इंडियन ट्रेडर्स थे बहुत दूर दूर तक अलग अलग कंट्रीज में अपना सामान बेका करते थे। जैसे वुलन ब्लैंकेट्स हो गए, हाइट्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स हो गया। सबको समझ आ रहे हैं? जो ट्रेडर्स थे काफी ज्यादा प्रोस्पेरस थे इंडिया में उस टाइम। एंड ट्रेड जो है कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था। कौन कंट्रोल करता था, स्टेट कंट्रोल करता था। और कॉइन्स भी यूज होते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने मैंने आपको क्या बता रहा हूँ मैं अभी, आपको टॉपिक हमारा चल रहा है अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन्वेजन के टाइम इंडिया की कंडीशन क्या थी। सबको समझ आ रहा है? या ग्रीक इन्वेजन के टाइम, जो ग्रीक्स का फर्स्ट इन्वेजन हुआ था इंडिया में, उसमें इंडिया की कंडीशन क्या थी, सोसाइटल, इकोनॉमिकल, ठीक है, क्लियर है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। सबको समझ आ गया? फिर ये चीज याद रखना, 326 बीसी में होती है बैटल ऑफ हडिस्पस। ठीक है, बैटल ऑफ हडिस्पस या हेडिस्पस, ठीक है, जो भी बोलेंगे इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बैटल है, जो कि अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में होती है। किंग पोरस का पुरु भी बुलाते थे। ठीक है, किंग पोरस या फिर पुरु ऑफ पंजाब, सबको सभी को ले रहे हैं। ये जो बैटल है ये झेलम नदी पे होती है, या फिर एंशियंट इंडिया में कह सकते हो इसको क्या बुलाया जाता था, हेडिस्पस बुलाया जाता था। ग्रीक से हेडिस्पस बोला करते थे। सबको समझ आ रहा है? इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी जो किंग पोरस है वो हार जाता है अलेक्जेंडर की सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से। लेकिन इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है अलेक्जेंडर पोरस से कि उसको वो अपना एक वसल किंग बना लेता है। क्या बना लेता है? वसल किंग बना लेता है, यानी एक तरह से अपना गवर्नर बना लेता है उस जगह का। उसको इसका किंगडम लौटा देता है। सभी को क्लियर है? तो काफी बड़ी बात है, जिस इंसान ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया हो, एक तरह से देखा जाए इतना बड़ा उसने एम्पायर बनाया हो, वो एक एक दूसरे किंग को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा हो, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बैटल लड़ी होगी पोरस ने। सो आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज ये बैटल को याद रखना, इस बैटल का नाम बहुत सिंपल नाम है। ठीक है। अब अभी तक मैंने बताया कि इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक कब्जा करा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ कुछ जो रीजन्स हैं, जो छोटे छोटे किंगडम्स, उस पर कब्जा कर लेता है। अब जो है अलेक्जेंडर सोचता है कि अब आगे बढ़ा जाए गैंजेस की तरफ, या जो गंगा यमुना का जो दुआब है, गंगा यमुना जो दुआब है उस रीजन में बढ़ा जाए। सभी को क्लियर है? लेकिन दिक्कत ये आती है, ठीक है, दिक्कत ये आती है, जो उसके ट्रूप्स थे, जो उसके अलेक्जेंडर के जो ट्रूप्स थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और वो आगे जाने से मना कर देते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट रीजंस बताए जाते हैं कि कह सकते हो वो होम सिकनेस हो गई थी उन्हें, कह सकते हो काफी सालों से, ठीक है, काफी सालों से वो लोग युद्ध लड़ रहे थे कंटिन्यूसली। मतलब इंडिया में तो सबसे कह सकते हो एंड में आए हैं वो। ठीक है, काफी सालों से वो लोग युद्ध लड़ रहे थे, घर से काफी दूर थे, तो होम सिकनेस हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और बहुत ज्यादा थक चुके थे वो। ठीक है, फिर ऊपर से जो इंडिया का क्लाइमेट था, इंडिया का जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, वो भी उन्हें सूट नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा घने जंगल थे, बहुत ज्यादा मॉइस्चर था। सभी को ले रहे, बहुत ज्यादा कह सकते हो हॉट टेम्परेचर था।
तो वो भी उन्हें सूट नहीं कर रहा था। फिर साथ में किसी ने खबर पहुँचा दी थी कि भई जो नंदा आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैंने आपको उसके उसके स्टैटिस्टिक्स भी बताए जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ट्रूप्स जो थे वो अब थक चुके थे। उन्होंने कह दिया भई अब हमारे बस की नहीं है, अब हम नहीं जा पाएँगे आगे, अगर आपको जाना है आप जाइए, लेकिन पूरी जो सोल्जर्स हैं हम तो नहीं जाने वाले, ठीक है? इसी वजह से जो है अलेक्जेंडर डिसाइड करता है, ठीक है, वापस लौटने की और वो है वापस लौट भी जाता है। सबको समझ आ रहा है? तो क्या अलेक्जेंडर आगे जो गंगा, यमुना, दोआब वाला रीजन है, क्या वो वहाँ पे इन्वेजन करता है? तो वो वहाँ पे इन्वेजन नहीं कर पाता क्योंकि जो उसके ट्रूप्स हैं, जो उसके सोल्जर्स हैं, वो मना कर देते हैं आगे जाने से क्योंकि बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, होम सिकनेस होती है उन्हें, ठीक है, क्लियर है? क्लाइमेट, वेदर जो है उनको सूट नहीं करता है और फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल भी होते हैं नंदा आर्मी की क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी नंदा आर्मी की। सभी को क्लियर है? और इतना नुकसान वो नहीं पहुँचाना चाहते थे खुद को अब, इतने साल लड़ाई करने के बाद। सबको समझ आ गया? सो अलेक्जेंडर जो है वो वापस लौटने की डिसीजन लेता है और कहा जाता है कि जो है जब अलेक्जेंडर वापस आ रहा होता है तो जो लोकल ट्राइब्स हैं जैसे मलावास और मलोई, जो लोकल ट्राइब्स हैं वहाँ इसके साथ लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा उसे चोट लग जाती है और आगे जाके बेबीलोन में, ठीक है, जब वो बेबीलोन पहुंचता है 323 बीसी में इसकी तबीयत खराब होती है और ये मर जाता है एट द एज ऑफ 32। सोच लो इतनी कम एज में इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट इसने करी थी और इतनी कम एज में इसकी डेथ भी हो जाती है। सभी को क्लियर है? सो अलेक्जेंडर द ग्रेट की हमने बात करी, ठीक है, क्या ये इन्वेड कर पाया गेंजेस वाले एरिया को या गंगा यमुना दोआब वाले एरिया को? ये इन्वेड नहीं कर पाया क्योंकि इसके सोल्जर्स ने ही मना कर दिया। ऑफ कोर्स अगर इन्वेड कर देता तो हिस्ट्री हमारी कहीं ना कहीं कुछ और होती, ठीक है। अब क्या पता ये हारता या जीतता, वो देखा जाएगा जैसी भी चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हिस्ट्री हमारी डेफिनेटली कुछ और होती है और हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं अभी, ठीक है। फिर बात करी जाए अब अफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन, ऐसे क्या अफेक्ट्स हैं जो कि इसके इन्वेजन से कह सकते हो हुए इंडिया में। अब कहा जाता है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये इवेंट हिस्ट्री में और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। अलेक्जेंडर ने जो इन्वेजन करा इंडिया पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं कि भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इट वाज अनइम्पोर्टेंट। किस टर्म्स में अनइम्पोर्टेंट है? ठीक है, एक तो ये अनटाइमली इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट स्टे करता है ये इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीक्स का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर के टाइम पे नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर के टाइम पे नहीं होता इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। सबको समझ आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि ये मेयरली बॉर्डर इन्वेजन है कि भाई इसने सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे इन्वेड करा था, ठीक है, इसकी वजह से इंडियन सिविलाइजेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सबको समझ आ रहा है? और कहा जाता है जो मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक है, जैसे ही अलेक्जेंडर वापस जाता है तो मौर्यन डायनेस्टी पूरा का पूरा जो इसने इन्वेड करा था एरिया, अलेक्जेंडर ने जो नॉर्थ वेस्ट रीजन पे इन्वेजन करा था, कॉन्क्वर करा था, चंद्रगुप्त मौर्य सारे एरिया को वापस से कह सकते हो इंडिया में शामिल कर देता है आपने या फिर मगध एम्पायर में मौर्यन एम्पायर में शामिल कर देता है। सभी को क्लियर है? सो यहाँ लिखा हुआ है, नो सूनर डिड अलेक्जेंडर टर्न हिज बैक ऑल हिज इंडियन टेरिटरीज वर ऑक्यूपाइड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो जो इसने थोड़ा बहुत इन्वेजन की वजह से जो इसने इन्वेजन करा और जिन एरिया पे कब्जा करा वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने उन एरियाज पे कब्जा कर लिया, छीन लिया। सबको समझ आ रहा है? तो कुछ लोग कहते हैं कि दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करी जाए, वर्ल्ड में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ उसका वो रहा होगा योगदान, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करी जाए, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताते, ठीक है। लेकिन जो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और कह सकते हो इन्फ्लुएंस तो रहा ही होगा अलेक्जेंडर इन्वेजन के। लेट्स सी वो क्या क्या है, ठीक है। अब जो अलेक्जेंडर इन्वेजन है, अब इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इज इन्वेजन देख रहे हैं कि जो उसने इन्वेजन करा उसके जैसे इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे। अब जब अलेक्जेंडर इन्वेजन करता है तो जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो बाकी स्टेट्स थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स थी पंजाब रीजन की, जो कि हमेशा कह सकते हो लड़ने को तैयार रहती थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से। सबको समझ आ रहा है? अब जब वो कमजोर हो जाती है तो जैसे ही अलेक्जेंडर वापस जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज्यादा आसानी होती है ऐस ये रीजन्स पे कब्जा करने की, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहां पे कब्जा करने की, बहुत ज़्यादा कॉन्क्वर करने की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है वो चीज़, ठीक है। फिर कहा जाता है, फिर ये भी कहा जाता है कि पावर सेवर ऑन क्यों दिखा रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। फिर ये भी कहा जाता है इट हेल्प्ड इन प्रोमोटिंग इंडियाज यूनिटी, ठीक है। जब ये छोटे छोटे स्टेट्स खत्म हो गई, ये वॉर लाइक जो ट्राइब्स थी इसको क्रश कर दिया अलेक्जेंडर ने, तो अब जो अंपायर बने आगे जाके वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो अंपायर बने और जिसको जिसने क्या करा, इंडिया को यूनाइट करा, क्या करा, इंडिया को यूनाइट करा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस दिखाता है, ठीक है।
अब जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है उसकी वजह से कहा जाता है कि रिलेशंस जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है। जो न्यू ट्रेड रूट्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, न्यू ट्रेड रूट्स बन जाते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में, न्यू ट्रेड रूट्स बन जाते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। अब जो इंडिया है उसके डायरेक्ट रिलेशंस हो जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ता है और ट्रेड की वजह से क्या बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। जो इंडियन ट्रेडर्स थे, आर्टिसंस थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे, ये एक जगह से दूसरी कंट्री जाते हैं, ठीक है, और वहां का कल्चर भी इन्फ्लुएंस करते हैं और इंडिया का भी कल्चर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। सबको समझ आ रहा है? सो ये इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज मैंने आपको बताए हैं जो कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से इंडिया में होते हैं। सभी लोग क्लियर है? फिर ऊपर से ये भी कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है इसकी वजह से इंडियन क्रोनोलॉजी, ठीक है, जो हिस्ट्री है वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी में हम अरेंज कर पाए, इंडियन हिस्ट्री जो है उसको प्रॉपर क्रोनोलॉजी में अरेंज कर पाए। इवन जो ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और वो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडिया को कह सकते हो नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि भाई इंडियन हिस्ट्री जो है वो प्रॉपर क्रोनोलॉजी, प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये आगे जाके हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है। लेकिन जो अलेक्जेंडर इन्वेजन की अगर बात करी जाए, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है इंडिया को, तो जो हम फॉरेन कह सकते हो, जब हम फॉरेन बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उस टाइम जो बुक्स थी वो लिखी गई थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने जो बुक्स लिखी थी, जब वो पढ़ते तो हिस्टोरिकल हमें इंडिया में जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है कि तब कौन रूलर था, आगे कौन रूलर था, ठीक है, ये पता चलती है अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से, ठीक है। सो लिखा भी हुआ है, अलेक्जेंडर इन्वेजन, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ही इन्वेडेड इंडिया इन, ये इन्वेड करते हैं इंडिया को 326 एडी में, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डेट्स कह सकते हो, सीक्वेंसेस और क्रोनोलॉजी में अरेंज करने की कह सकते हो बहुत ज़्यादा आसान हो गए इस बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो जो पुरानाज हैं उन्होंने कह सकते हो रिकॉर्ड इवेंट, जो क्रोनोलॉजी में इवेंट्स को रिकॉर्ड करने की जो कह सकते हो प्रथा है वो फॉलो नहीं करी थी, जिसकी वजह से एंशियंट हिस्ट्री को सीक्वेंस वाइज अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो ये जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है इसकी वजह से ये क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस आसानी से अरेंज करे जा सके। सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेगास्थनीज था, ठीक है, और बाकी ग्रीक राइटर्स जो है उन्होंने काफ़ी काफ़ी चीज़ें लिखी इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है, और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिलता है इंडियन सोसाइटी का उस टाइम जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था आगे, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा। और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी आए थे अलेक्जेंडर के साथ जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी इंडिया की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में कह सकते हो पढ़ने में कहीं ना कहीं योगदान अलेक्जेंडर के इन्वेजन का भी रहा होगा, तो ये यहाँ एक हमारी इसका कह सकते हो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया। फिर बात करी जाए एक्सचेंज ऑफ कल्चर, सो जो इंडियंस हैं वो ग्रीक कल्चर सीख जाते हैं और फिर आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडल्स और कॉइन्स कह सकते हो ग्रीक से सीखते हैं इंडियंस, ठीक है, क्लियर है। जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, वो कहा जाता है कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ग्रीक आर्ट का, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ग्रीक आर्ट का, ठीक है, क्लियर है। ये जो आप बाल की स्टाइल देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो बाल के स्टाइल देख रहे हो ये एक ग्रीक इन्फ्लुएंस ही है, ठीक है। ग्रीक, जब आप डिफरेंट आप आर्किटेक्चर देखोगे, डिफरेंट स्टेचूज देखोगे ना ग्रीक, मेड बाय ग्रीक्स, ठीक है, क्लियर है, तो वहाँ पे ऐसे ही हेयर स्टाइल यूज हुई है। सभी क्लियर है। सो ये गंधार आर्ट की मैंने इमेज यहाँ पे अटैच करी हुई है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो इंडियंस है वो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा फिलोसफी को, ग्रीक फिलोसफी को, ठीक है, और कहा जाता है कि सेवरल जो ग्रीक्स थे उन्होंने एम्ब्रेस करा था हिंदू फेथ। सबको समझ आ गया। और जो इंडियंस हैं उन्होंने भी कह सकते हो लर्न करा ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स से, डिफरेंट कह सकते हो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट इंडियंस ने भी लर्न करा। तो इंडियंस के ऊपर ये भी एक इन्फ्लुएंस रहा एक तरह से, ठीक है, क्लियर है। सो एक्सचेंज ऑफ कल्चर हुआ। फिर आगे बात करी जाए, मैंने बताया था कि जो सेल्यूकस वन निकेटर था ये जनरल था अलेक्जेंडर का, ठीक है, वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स फॉर्मर जनरल, ठीक है। इसने इन्वेड करा पाकिस्तान को या फिर मतलब और आगे जाके मॉडर्न पंजाब को, नॉर्दर्न इंडिया में 304 BCE में, ठीक है। तो लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके साथ युद्ध लड़ता है, आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके साथ युद्ध लड़ता है और हरा देता है, सेल्यूकस वन निकेटर को हरा देता है। और फिर जो सेल्यूकस वन निकेटर जो है इसके साथ संधि करता है, एक अलायंस फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? अलायंस फॉर्म कर लेता है। और कहा जाता है कि जो सेल्यूकस वन निकेटर है ये अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है, और चंद्रगुप्त मौर्य इन रिटर्न इसको 500 एलिफेंट्स देता है, 500,
एलिफेंट देता है, सबको समझ आ रहा है। ये सब लिखा नहीं है बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और साथ में अपनी डॉटर के साथ, मतलब एक तो अलायंस फॉर्म कर लिया, मैरिज अलायंस फॉर्म कर लिया, फिर जो सेल्यूकस निकेटर है, ये साथ में अपनी बेटी के साथ जो है कुछ रीजन, जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम कर देता है। सबको समझ आ रहा है। सो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इनके बीच में इतने अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं, जो सेल्यूकस है वो अपने कह सकते हो एम्बेसडर को एक भेजता है, अपने एक दूत को भेजता है, मेगस्थनीज। किसको? मेगस्थनीज को आगे जाके भेजता है, जो कि ठहरता है चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। जो कि कहाँ पे ठहरता है? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में ठहरता है। और ये जो कोर्ट है वो कहाँ पे है? पाटलिपुत्र। ठीक है, मॉडर्न पटना इन बिहार स्टेट। सबको समझ आ रहा है। ये जो कोर्ट थी ये कहाँ पे? पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना इन बिहार स्टेट। सबको समझ आ रहा है। और पाटलिपुत्र क्या था? कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था। सबको समझ आ रहा है। अब जब मेगस्थनी जब पाटलिपुत्र में रहता है तो काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन वो लिखता है एक बुक में। ठीक है, इंडिया के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में काफी ज्यादा वर्णन करता है। बताता है कि सोसाइटी की किस तरह से है, राजा महाराजा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है। ये सारा का सारा मेगस्थनीज की एक बुक से मिलता है। और उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था हमारा द इंडिका। सबको समझ आ रहा है। ये चीज याद रखना। इंडिका जो है वो किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। ये मेगस्थनीज की इमेज बनी हुई है। ठीक है, एक स्टेचू से ली गई है। सभी लोग ले रहे हैं। सो मेगस्थनीज किसने लिखी थी? मेगस्थनीज लिखी थी हमारे मेगस्थनीज ने, जो कि क्या था? अम्बेसडर था। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। किसकी कोर्ट में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा था। सो जो सेल्यूसिड्स थे एंड मौर्यन एम्पायर थे, एम्परर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए। ठीक है, तो कब तक हुए? जब तक मौर्यन एम्पायर जिंदा रहा। सबको समझ आ गया। सो बाकी थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई होप सो कि सबको ये लेक्चर सही से समझ आया हो। ठीक है, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ उस डाउट को आप क्लियर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, मैं हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, और प्लीज़ हो सके तो हमारा इस चीज़ को, हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका द ग्रेट के बारे में, और जो उसके डिफरेंट स्तंभ थे, पिलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, रॉक एडिक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।